डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स सब्जेक्ट है आपका, वो है पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि कल आपको चौथा पार्ट जो कि संसद के कार्य थे वो आपके कंप्लीट हुआ। आज आपका 5वां चैप्टर होता है स्टार्ट, वो है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्तियाँ और प्रधानमंत्री। ये 5वां चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी प्रस्तावना, ये है क्या। हमारी सरकार के 3 अंगों में से, जो हमारे सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। ये हमारी सरकार के 3 अंग हैं, जो कि इनके अलग अलग जो अभी कार्य हैं वो मैंने आपको बताए। कार्यपालिका अंग है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका कार्य है कानून लागू करता है। हमारी सरकार या हमारी शासन के 2 रूप होते हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है, संघात्मक। संसदात्मक जो कि केंद्र में ही प्रभावी होती है। संसद जैसे बताया 2 अंगों से 3 अंगों से निर्मित होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और जो अध्यक्षात्मक होती है उसमें सारी, अध्यक्षात्मक जो सरकार है उसमें सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथों में निहित हो जाती है। राज्य का उसमें किसी प्रकार का कोई उचित रोल नहीं रहता है। और जिस संविधान में देखिए, कार्यपालिका अपने कार्यों और कार्यपालिका कार्यकाल के लिए, जो कार्यपालिका है वह अपने कार्यों और कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए जो व्यवस्था के प्रति, जो व्यवस्थापिका है उसके प्रति जवाबदेह हो। और कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, और जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों। और जो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति, मगर नाम मात्र का शासक है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। जो कि व्यवस्थापिका सदस्य और राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष अलग हों। राष्ट्र का अध्यक्ष अलग हो, सरकार का अध्यक्ष हो अलग हो। देखिए समझिए कैसे है दोहरी कार्यपालिका। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? संघात्मक उसमें देखें संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति होता है, मगर यह नाम मात्र का शासक होता है, एक कठपुतली की तरह होता है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल जैसे हिलाता है, उस प्रकार से जैसे कठपुतली उस धागे के इशारे से नृत्य करती है, उसी प्रकार यह कार्य करता है। और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये हैं नाम मात्र के और ये हैं वास्तविक अध्यक्ष। तो इसमें बताया कि राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष अलग हों। इस व्यवस्था को अपन संसदात्मक या संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं। देखिए राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक देखें, रियलिटी में देखें तो वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि इस देश की, जैसे भारत की राजनीति प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, आसपास रहती है। तो नाम मात्र का अध्यक्ष है राष्ट्रपति, वास्तविक अध्यक्ष होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। यही संसदात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है, जो कि दोहरी कार्यपालिका होती है। जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और भारत इत्यादि ये संसदीय व्यवस्था के उदाहरण है, संसदीय व्यवस्था के देश हैं। इसके विपरीत
फिर आती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति, राज और सरकार दोनों का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक में जो राष्ट्रपति होता है, राज्य का भी प्रधान होता है और सरकार का भी, दोनों का प्रधान होता है, और वह शासन की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। शासन की समस्त शक्तियाँ उसके पास निहित होती है। जैसे कि आपातकाल में सारी शक्तियाँ किसके हाथ में निहित हो जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में निहित हो जाती है। इसके उदाहरण हैं अमेरिका, ब्राज़ील। ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था में के उदाहरण हैं जिसमें राष्ट्रपति, राज और सरकार का अध्यक्ष होता है। अब क्वेश्चन एक एक नंबर का बन गया। ऐसे 2 या 3 देशों के नाम लिखिए जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, या फिर ऐसे पूछ ले कि ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो क्वेश्चन है संसदात्मक देश हैं जहाँ पर संसद की शासन प्रणाली है, वो देश मैंने अभी आपको बताए थे, जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और भारत। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं अमेरिका और ब्राज़ील। यहाँ राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति निहित होती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति, राज और सरकार दोनों का इसमें प्रधान होता है अध्यक्षात्मक में, और वह शासन की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। शासन की सारी शक्ति इसके हाथों में निहित होती है। और जिसके उदाहरण बताए अमेरिका और ब्राज़ील, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका ये अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका ये अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। अब आपका पॉइंट है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये तो प्रस्तावना थी। संसदात्मक कहते किसे हैं, अध्यक्षात्मक कहते किसे हैं, कौन कौन देशों में ये प्रभावी है। अब है कार्यपालिका का स्वरूप, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और वेतन, विशेष अधिकार और अन्य सुविधाएं। तो पहला देखेंगे आप कार्यपालिका का स्वरूप कैसा हो, आकार। हमारे आपको भी मैंने बताया भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्र का होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि सारी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक कठपुतली की तरह कार्य करता है। जैसे कठपुतली में वो धागा होता है, नज़र नहीं आता, उसके इशारे पर वो नृत्य करती है, उसी के प्रकार से यहाँ प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के इशारे पर राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता होता है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। संविधान का जो अनुच्छेद है 52 में वर्णन है कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था का वर्णन है, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित होगी। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। इसका एक फॉर्मूला है बेटा, राज्य की कुल जनसंख्या प्लस राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, टोटल राज्य की जितनी जनसंख्या है बटा उनमें जितने विधानसभा के सदस्य हैं भाग 1000। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली है। इसे एकल मत संकीर्ण मत पद्धति के नाम से जाना जाता है, अप्रत्यक्ष रीति से। और इसमें हमारे जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एकल मत संकीर्ण मत पद्धति से इसका चुनाव किया जाता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद। अब आता है बेटा वेतन, विशेष अधिकार। देखिए वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है।
खाना पीना, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी घोड़ा फ्री, और कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे पेंशन की भी व्यवस्था होती है। अगर राष्ट्रपति की रिटायरमेंट होने के बाद मृत्यु हो जाती है तो वह पेंशन की सुविधा उसकी पत्नी को मिलती है, और आजीवन उनको रहने के लिए निवास दिया जाता है। और एक और बता देता हूँ, जब तक कोई राष्ट्रपति पद पर रहता है उस पर कोई भी दीवानी और कोई भी फौजदारी मुकदमा उस पर दायर नहीं किया जा सकता जब तक वह राष्ट्रपति पद पर आसीन है। ये आज के लिए इतना ही। कल निश्चित समय पर उन्हें आगे पॉइंट करेंगे। धन्यवाद।